मानव इतिहास मतलब हजारों लाखों सालों की एक अंतहीन और बेहद रोमांचक कहानी। आज की इस नई चर्चा में हम इसी इतिहास की गहराई में उतरने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है। इतने विशाल समय को, इतने बड़े इतिहास को हम आखिर समझे कैसे? इसे तार्किक और व्यवस्थित कालखंडों में कैसे बांटा जाए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, इतिहास को समझना सिर्फ तारीखें और घटनाएं रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंसान के विकास के अलग अलग चरण क्या थे। तो आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी दिलचस्प बात पर चर्चा करेंगे कि संपूर्ण मानव इतिहास को मोटे तौर पर किस तरह बांटा जाता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा ढांचा है जो इतिहास को देखने का आपका पूरा नजरिया एकदम स्पष्ट कर देगा। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है कि मानव के संपूर्ण इतिहास को आखिर बांटा कैसे जाता है। जब इतिहासकार समय की इस अनवरत बहती नदी में लकीरें खींचते हैं तो उनका आधार क्या होता है? कोई बहुत बड़ा युद्ध, कोई साम्राज्य या किसी महान शासक का अंत? जी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालों में बांटने की जो सबसे अहम कड़ी है, जो असली पैमाना है, वो है इंसान की एक बहुत ही खास कला। और वो कला है लिखने की कला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लिखित साक्ष्य का होना या न होना ही वो इकलौता पैमाना है जिससे हम इतिहास को अलग अलग युगों में बांटते हैं। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राक युग की, जिसे अंग्रेजी में हम प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। ये इतिहास का वो शुरुआती दौर है जिसके लिए हमारे पास कोई भी बिल्कुल शून्य लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब इंसान लिखने की कला से पूरी तरह अनजान था। अपनी कहानियां, अपने अनुभव या अपना ज्ञान दर्ज करने का कोई तरीका ही नहीं था उसके पास। इस काल को समझने के लिए हमें पूरी तरह से पत्थर के औजारों, पुरानी हड्डियों और गुफाओं में बनी चित्रकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। कहीं भी किसी पत्थर या कागज पर एक भी शब्द उकेरा हुआ नहीं मिलता। ये मानव विकास का एकदम शुरुआती लेकिन पूरी तरह से खामोश चरण है। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। दूसरा चरण है आद्य युग, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और सच बताऊं तो इतिहास का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पहलू यही है। इस युग में इंसान ने लिखना तो शुरू कर दिया था, लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। वो साक्ष्य या तो बहुत अस्पष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। जरा सोचिए, हमारे पास उस समय के लोगों के छोड़े गए संदेश हैं, उनकी लिपियां हमारे सामने हैं, लेकिन आज के दौर के आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए वो एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। तमाम आधुनिक तकनीकें लगाकर भी हम उस रहस्य को डिकोड नहीं कर पाए हैं। मतलब ज्ञान तो है, पर अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। और फिर आता है हमारा तीसरा और सबसे जाना पहचाना दौर, ऐतिहासिक युग। ये वो काल है जिसके हमारे पास एकदम स्पष्ट और आसानी से पढ़े जा सकने वाले लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। इस युग में लेखन कला ना सिर्फ मौजूद थी, बल्कि इतनी विकसित हो चुकी थी कि आज हम उसे बिना किसी परेशानी के पढ़ सकते हैं। यहीं से मानव इतिहास की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बननी शुरू होती है। राजाओं के आदेश हों, व्यापार के बही खाते हों या बड़े बड़े महान ग्रंथ, जब स्पष्ट लिखित प्रमाण मिलने लगते हैं, तभी से हम घटनाओं और समाजों को पूरी सटीकता के साथ समझ पाते हैं। अब जरा इंसान की इस गजब की छलांग के बारे में सोचिए। एक तरफ है हमारा प्राकयुग, जहां सन्नाटा है, लेखन का पूरी तरह से अभाव, और ठीक उसके सामने है आद्य युग, जहां इंसान ने प्रतीकों को उकेरना और एक जटिल लिपि बनाना सीख लिया था। कुछ भी ना लिखने से लेकर कुछ ऐसा लिख देने तक का सफर जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। है ना अद्भुत? प्राक युग का वो मौन और आद्य युग की वो अनसुलझी लिपि, ये दोनों ही इतिहास को खंगालने की हमारी कोशिशों के 2 बिल्कुल अलग अलग चरणों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाते हैं। खैर, अब तक हमने जिन 3 युगों की चर्चा की है, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक, ये तो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया पर लागू होता है। लेकिन चलिए अब इस पैमाने को सीधे तौर पर अपने भारतीय इतिहास पर लगाकर देखते हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हमारी अपनी सभ्यता में इन तीनों युगों की टाइमलाइन क्या रही है और हमने इन चरणों को कैसे और कब पार किया। अगर हम भारतीय इतिहास की टाइमलाइन को देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। पहला है प्राकयुग। ये सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से ठीक पहले तक का समय था। फिर आती है हड़प्पा सभ्यता, जहां से शुरू होता है हमारा आद्य युग। ये हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला।
अब चूंकि हड़प्पा की लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये स्पष्ट रूप से आद्य युग की कैटेगरी में आता है। और अंत में तीसरा, ऐतिहासिक युग, जो 600 ईसा पूर्व से शुरू होकर आज वर्तमान समय तक लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकने वाले लिखित दस्तावेज मौजूद हैं। तो अगर हम इस पूरे ढांचे को एक साथ रखकर देखें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। सिर्फ एक चीज, पठनीय लिखाई ने हमारे पूरे इतिहास को इन 3 स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया है। प्राकयुग, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक, जहां कोई लेखन नहीं। आद्य युग, हड़प्पा काल से 600 ईसा पूर्व तक, जहां लिपि तो है पर हम पढ़ नहीं सकते। और हमारा ऐतिहासिक युग, 600 ईसा पूर्व से आज तक, जहां सब कुछ लिखित और आसानी से पठनीय है। इस मैट्रिक्स को समझने के बाद इतने बड़े भारतीय इतिहास की टाइमलाइन को याद रखना बेहद तार्किक और आसान हो जाता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिएगा। हमारे पास आद्य युग में यानी हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक वो रहस्यमयी लिपियां हैं जिन्हें कोई पढ़ नहीं पाया। लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में किसी दिन कोई वैज्ञानिक उन लिपियों को डिकोड कर ले तो क्या होगा? क्या हड़प्पा सभ्यता का वो पूरा आद्य युग रातों रात ऐतिहासिक युग में नहीं बदल जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो हमें अपनी टाइमलाइन का कितना बड़ा हिस्सा फिर से लिखना पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना? हमारा इतिहास अभी भी कितने ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जो बस एक लिपि के पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक राजस्थान में सभ्यता के उदय की कहानी, इतिहास की इन गहरी परतों को खोलना और सदियों पहले के जीवन को समझना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। राजस्थान के सबसे पुराने इतिहास की ये झलक एक ऐसी रहस्यमयी कहानी बताती है जो सच में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे और बड़े सवाल से करते हैं जो राजस्थान की हमारी आधुनिक धारणा को बिल्कुल बदल कर रख देता है। क्या कभी सोचा गया है कि आज का ये विशाल दूर दूर तक फैला सूखा और रेतीला रेगिस्तान कभी मानव सभ्यता का एक हरा भरा केंद्र हुआ करता था? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला मुख्य विषय, नदी घाटियां और मानव सभ्यता। दरअसल प्रारंभिक मानव ऐसी ही जगहों पर क्यों बसे, इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। नदी घाटियों में जीवन के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें मौजूद थीं। पहली, बेपनाह पानी, यानी पीने और बाकी कामों के लिए कभी ना खत्म होने वाला जल। दूसरी सबसे अहम बात थी अपने आप उगने वाले कंदमूल और फल, मतलब बिना खेती किए आराम से खाना मिल जाना। और तीसरा बड़ा फायदा था घने जंगलों का होना, जहां शिकार के लिए पशु पक्षी बड़ी आसानी से मिल जाते थे। इन 3 शर्तों ने मिलकर प्रारंभिक मानव के बचने और आगे बढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट फॉर्मूला तैयार कर दिया। इसके बाद अब बात आती है एक और बड़े पहलू की, रेगिस्तान में प्राचीन समुद्र। यहाँ 2 बिल्कुल अलग धरातली स्थितियों के बीच का अंतर देखा जा सकता है। एक तरफ है आज का रेगिस्तान, जहाँ सिर्फ रेतीले टीले और सूखा वातावरण नजर आता है, और इसके ठीक सामने है प्राचीन समुद्र और नदियों का दौर। हालांकि आज राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सूखा मरुस्थल लगता है, पर सैकड़ों साल पहले इसकी भौगोलिक स्थिति इस तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। यह जमीन बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती थी। इतिहासकारों और विद्वानों की ये एकदम पक्की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में एक विशाल समुद्र लहराता था। और सिर्फ समुद्र ही नहीं, इसमें आकर मिलती थी वो जीवनदायिनी नदियां जिनका इतिहास में इतना आदर है, सरस्वती और दृश्यवती नदियां। जरा सोचिए, इन विशाल नदियों ने इस पूरे इलाके को कितना हरा भरा और समृद्ध बना दिया होगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब इन भौगोलिक तथ्यों को जोड़ने के बाद हम आते हैं अपने अगले विषय पर, राजस्थान, सभ्यता का जन्मस्थान। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? मूल बात यह है कि पानी, जंगल और शिकार से भरा ये शानदार वातावरण मानव जीवन के लिए पूरी तरह से आदर्श था। इस प्रचुरता ने इस क्षेत्र को प्रारंभिक मानव के रहने के लिए एकदम लाजवाब बना दिया, और बिल्कुल इसी वजह से राजस्थान को मानव सभ्यता के जन्म के सबसे पुराने भूभाग होने का गौरव प्राप्त हुआ। आज जहां शांत रेत बिछी है, वहां कभी पहली सभ्यताओं की चहल पहल हुआ करती थी। चलिए अब कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है पाषाण काल का विभाजन। पाषाण काल, ये बस एक शब्द नहीं है,
बल्कि ये वो सटीक युग है जो मानव सभ्यता के शुरुआती उद्भव और विकास को दर्शाता है। जब मानवों ने पहली बार पत्थरों के औजार घड़े, शिकार की नई तकनीकें खोजीं और सामाजिक रूप से थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया, तो उस चमत्कारी दौर को विद्वानों ने पाषाण काल का नाम दिया। ये हमारी कहानी का सबसे शुरुआती चैप्टर है। आइए देखते हैं कि इतिहासकारों ने इस लंबे दौर को कैसे समझाया है। पूरा पाषाण काल को समय के अनुसार 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण है पूर्व पाषाण काल, जहां मानव का सबसे शुरुआती और कच्चा रूप सामने आया। उसके बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर हुईं तो आया दूसरा चरण, जिसे मध्य पाषाण काल कहते हैं, और आखिर में तीसरा चरण यानी उत्तर पाषाण काल। ये तीनों चरण विस्तार से सिखाते हैं कि कैसे उस आदर्श भौगोलिक माहौल में मानव सभ्यता ने अपना एक-एक कदम आगे बढ़ाया। तो इन सभी तथ्यों को देखने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। सदियों में आने वाले ये बड़े-बड़े भौगोलिक बदलाव आखिर किस तरह प्रारंभिक मानव इतिहास की पूरी कहानी को सिरे से दोबारा लिख देते हैं? एक ऐसी जगह जो आज एक सूखे और बेजान रेगिस्तान की तरह दिखाई देती है, वो दरअसल कभी मानव सभ्यता का ये अन्वेषण हमें एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है। ये कोई आम ऐतिहासिक चर्चा नहीं है, ये उन प्राचीन सुरागों की एक रोमांचक खोज है जो बताते हैं कि हजारों लाखों साल पहले जीवन कैसा रहा होगा। एक ऐसा समय जिसके बारे में कल्पना करना भी मानव सभ्यता के प्रति एक सामूहिक विस्मय और आश्चर्य पैदा करता है। प्राचीन राजस्थान की रेतीली और पथरीली जमीन के ठीक नीचे दबे उन अनकहे सच को सामने लाने का ये एक प्रयास है। ठीक है, चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। इस रूपरेखा के जरिए हम इस प्राचीन सभ्यता की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। सबसे पहले प्राचीन उत्पत्ति का रहस्य, दूसरा पहले सुराग और पत्थर के औजार, तीसरा उत्खनन के पथ प्रदर्शक, और अंत में हम देखेंगे पाषाणकालीन नदियों का मानचित्रण। भाग 1, प्राचीन उत्पत्ति का रहस्य। मानव इतिहास का पैमाना इतना विशाल है कि इसे पूरी तरह से समझना कई बार सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी किसी प्राचीन सभ्यता की बात उठती है तो सबसे बड़ा और केंद्रीय रहस्य हमेशा यही होता है कि उस विशिष्ट जगह पर जीवन वास्तव में शुरू कब हुआ था। राजस्थान में मानव जीवन की शुरुआत आखिर हुई कब थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या एकदम स्पष्ट जवाब तुरंत नहीं मिलता, और सच कहें तो यही अनिश्चितता ही इस पुरातात्विक खोज को इतना दिलचस्प बनाती है। सटीक उत्पत्ति का पता ना होना ही तो शोधकर्ताओं को और गहराई में जाने और सुराग ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन फिर खोजों ने एक ऐसा आंकड़ा सामने रखा जो सच में चौंकाने वाला है। 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व, जी हां, अलग अलग जगहों पर हुई खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों ने यह साबित कर दिया है कि आज से लगभग 1,50,000 से 2 लाख वर्ष पहले राजस्थान में एक मानव संस्कृति मौजूद थी। मतलब ये सोचने वाली बात है कि ये कोई छोटी समयावधि नहीं है। जब मानव सभ्यता बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में थी, तब भी इस क्षेत्र में जीवन आकार ले रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। भाग 2, पहले सुराग और पत्थर के औजार। अब इतिहास के इतने पुराने पन्ने कभी भी किसी किताब या लिखित दस्तावेजों में तो मिलते नहीं हैं। वो मिलते हैं उन प्राचीन लोगों द्वारा पीछे छोड़े गए भौतिक साक्ष्यों में। इस पूरे मामले को खोलने वाले सबसे अहम भौतिक सुराग थे पत्थर के औजार, और विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने औजार। अब ये क्वार्ट्जाइट कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक बेहद कठोर और टिकाऊ चट्टान होती है। इतनी कठोर कि आधुनिक स्टील के औजार भी इसे काटने में संघर्ष करते हैं। उस प्राचीन काल में तो कोई धातु थी नहीं, इसलिए शिकार करने या खुद को बचाने के लिए ऐसे उपकरणों की भारी जरूरत थी जो आसानी से ना टूटें। इन सरल पत्थर के औजारों में एक विशेष उपकरण ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, और वो है हस्तकुठार, जिसे हैंड एक्स भी कहते हैं। ये हस्तकुठार कोई ऐसे ही पड़ा हुआ पत्थर नहीं था, बल्कि इसे खास आकार में तराशा गया था ताकि इसे हाथ में पकड़कर आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। यही वो पहले वास्तविक सुराग थे, वो पहली अहम कड़ी थी जिसने इस प्राचीन संस्कृति की खोज की दिशा तय की। अब आते हैं भाग 3 पर, उत्खनन के पथ प्रदर्शक। अब इस कहानी के उन जासूसों की बात करते हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ा। वो पुरातत्वविद जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जमीन के नीचे दबी इस 2 लाख साल पुरानी पहेली को आखिरकार सुलझाया। उत्खनन का ये इतिहास अपने आप में एक बहुत ही क्रमिक और लंबी यात्रा रही है। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1870 में,
जब C.A. हैकेट ने सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्वी पाषाणकालीन हस्तकुठार खोज निकाली। ये बस एक चिंगारी थी जिसने एक सदी लंबी जांच को जन्म दिया। कुछ दशकों बाद सिटिनकार ने झालावाड़ में इसी युग के कई और उपकरण खोज निकाले और फिर आधुनिक युग में आकर अलग अलग विभागों द्वारा राज्य भर में एक सुनियोजित तरीके से व्यापक खुदाई का काम शुरू हुआ। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि ये किसी एक व्यक्ति का काम था ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा सहयोगी प्रयास था। डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा जैसे विद्वानों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। नई दिल्ली के भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने भी इन योजनाबद्ध उत्खननों में पूरा साथ दिया और इसके अलावा जालोर क्षेत्र से इस युग के उपकरणों को खोजने का विशेष श्रेय B. आल्विन को जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 4, पाषाणकालीन नदियों का मानचित्रण। इन सारे सुरागों के बाद उस भौगोलिक क्राइम सीन को मैप करने का समय आ गया है जहां ये सारी चीजें आखिरकार पाई गई थीं। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस पाषाणकालीन संस्कृति का फैलाव आधुनिक मानचित्र पर कितने बड़े पैमाने पर था। अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर से लेकर झालावाड़, जोधपुर और टोंक तक ये बस कोई एक छोटी सी बस्ती नहीं थी। इन सभी जिलों में की गई खुदाई ये साबित करती है कि ये पूरे राज्य में फैली एक बहुत ही व्यापक संस्कृति थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बस्तियां यूं ही कहीं भी नहीं बस गई थीं। यहाँ चंबल और बनास जैसी विशाल नदी प्रणालियों की भूमिका सामने आती है। ये नदियां और इनकी सहायक नदियां उस दौर में केवल जल स्रोत नहीं थीं, बल्कि ये प्रागैतिहासिक बस्तियों के लिए जीवन रेखाएं थीं। यही वो प्रमुख भौगोलिक आधार थे जिनके किनारे इस प्राचीन सभ्यता ने अपनी जड़ें जमाई थीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि ये सभी व्यापक उत्खनन इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं कि ये पूरा भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का एक विशाल और एकीकृत प्रसार क्षेत्र था। राजस्थान का ये पूरा इलाका उस समय एक बहुत ही सक्रिय, जीवंत और विशाल सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो मन में गहराई से बैठ जाता है, जब इन नदियों के किनारे इतने बड़े पैमाने पर प्राचीन सभ्यता के पदचिन्ह मिल चुके हैं, तो इस 2 लाख वर्ष पुरानी सभ्यता का और राजस्थान जब भी ये नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े रेगिस्तान, राजपूती किले, है ना? लेकिन सच मानिए, इसके पत्थरों में ना मानव सभ्यता के शुरुआती संघर्ष और कमाल की बुद्धिमानी की एक पूरी कहानी छिपी है। आज के इस विश्लेषण में हम उस दौर में चलेंगे जहां हमारे पूर्वजों ने इन मुश्किल हालात में जीना सीखा और इनोवेशन की मजबूत नींव रखी। चलिए शुरू करते हैं। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी, ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी यात्रा का एकदम सटीक सार है। देखिए, तरक्की कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जो बस रातों रात हो गई हो, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही धीमा और लगातार चलने वाला विकास था। पीढ़ी दर पीढ़ी शुरुआती इंसानों ने सिर्फ खुद को जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि अपने जीने के तौर तरीकों को लगातार बेहतर भी बनाया, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास की दूसरी कड़ी की, यानी मध्य पाषाण काल। अब एक बड़ा सवाल यह है कि ये शुरुआती बस्तियां आखिर बसी कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों के आसपास, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी में और विराटनगर जैसे इलाकों में। इन खास जगहों ने इन बस्तियों को फलने फूलने का एक बेहतरीन मौका दिया। क्यों? क्योंकि इन नदियों से सिर्फ पीने का पानी ही नहीं मिलता था, बल्कि वहां जानवर भी पानी पीने आते थे, जिससे शिकार करना काफी आसान हो जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि इन घाटियों ने एक सुरक्षित आश्रय दिया, जहां मध्य पाषाण युग के ये समुदाय अच्छे से पनप सकें और अपनी आबादी बढ़ा सकें। और शिकार की बात हो ही रही है, तो अब आते हैं इस युग की सबसे बड़ी खासियत पर, माइक्रोलिथ, छोटे पाषाण उपकरण। माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण उपकरण। ये ऐसे पत्थर के औजार थे जो साइज में बहुत छोटे, वजन में एकदम हल्के, लेकिन बनाने में गजब की कुशलता दिखाते थे। जरा उस धैर्य और दिमाग के बारे में सोचिए। एक कठोर पत्थर को तराश कर उंगली के नाखून जितना छोटा और एकदम पैना हथियार बनाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। सच में ये उस प्राचीन काल की एक बहुत ही असाधारण वैज्ञानिक प्रगति थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन औजारों को बनाने के लिए जो पत्थर चुने गए वो ऐसे ही कहीं से नहीं उठा लिए गए थे। जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, कैल्सिडोनी और क्वार्टरजाइट जैसे बेहद कठोर पत्थरों को बहुत ही सोच समझकर चुना गया। और फिर इन पत्थरों से जो ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गईं वो तो हैरान करने वाली हैं।
जैसे ब्लेड, इंग्रेवर, त्रिकोण, अर्धचंद्र, समलंब, स्क्रेपर और पॉइंटर। ये साबित करता है कि उस समय के कारीगर शिकार और रोजमर्रा के कामों के लिए एकदम सटीक और विशेष उपकरण बनाने की कला में पूरी तरह से माहिर हो चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ, उत्तर पाषाण काल, जिसे नव पाषाण काल भी कहते हैं, उसका उदय। ये जो तरक्की थी ना, ये बहुत तेज थी और इसका दायरा भी काफी बड़ा था। इसके साक्ष्य आज के पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। अजमेर और नागौर से लेकर सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और सुदूर जोधपुर तक नवपाषाणकालीन सभ्यता के निशान प्रचुर मात्रा में मिले हैं। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि मानव समुदाय अब सिर्फ कुछ गिनी चुने नदी घाटियों तक ही सीमित नहीं रह गए थे। वो बहुत तेजी से नए नए भौगोलिक इलाकों में फैल रहे थे और वहां के माहौल को अपना रहे थे। तो इस दौर को और गहराई से समझने के लिए हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं प्रमुख उत्तर पाषाणकालीन स्थलों पर। अगर हमें राजस्थान में इस युग की असली प्रगति को देखना है तो भीलवाड़ा का बागोर और मारवाड़ का तिलवाड़ा, ये दो जगहें सबसे ज्यादा अहम हैं। यहाँ खुदाई में जो उपकरण मिले हैं वो सिर्फ पत्थर के टुकड़े भर नहीं है, वो एक लगातार बेहतर होती जीवन शैली का जीता जागता प्रमाण है। इन खास जगहों की खुदाई से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इंसान अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रह गया था। उसने अपने औजारों को पशुपालन और जीवन यापन के नए आधुनिक तरीकों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि पत्थर के इन छोटे छोटे टुकड़ों ने मानव सभ्यता की नींव को आखिर कितनी मजबूती से खड़ा किया। जिन माइक्रोलेथ और नवपाषाणकालीन औजारों को आज खोजा जाता है वो आकार में भले ही बहुत छोटे हों, लेकिन उनका जो असर था ना, वो सच में विशाल था। आज हम जो ये गगनचुंबी इमारतें और बड़ी बड़ी तकनीकें देखते हैं,